क्लियर कट। नमस्कार, मैं हूं रंजीत कुमार और आप देख रहे हैं क्लियर कट। खबरों के जाल में आपका सरोकार कहीं खो ना जाए और बयानों के शोर में मुद्दे गायब ना हो जाएं, इसीलिए ये एक खास शो आपको जरूर देखना चाहिए जो दिखाता है खबरों का एक्चुअल और फैक्चुअल चेहरा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लियर कट। तो पिछले 48 घंटे से नेपाल जेनजी क्रांति की लपटों में घिरा हुआ है। छात्रों के हिंसक प्रदर्शन और आगजनी की तस्वीरें दुनिया सांस रोक कर देख रही है और इन सब के बीच एक ही सवाल कौंध रहा है कि ये क्रांति नेपाल को अब आगे किस दिशा में ले जाएगी। यहां से नेपाल का भविष्य क्या होगा? लंबी अराजकता, सैनिक शासन, राजशाही या फिर कुछ और? नेपाल के युवा इस बात पर खुश हैं कि उन्होंने करप्ट सिस्टम को उखाड़ फेंका है, भ्रष्ट नेताओं को उनकी सही जगह दिखा दी। जरा एक बार नारे सुनिए और उसके बाद समझिए कि कैसे युवाओं में इस बात को लेकर जोश और उत्साह है कि उन्होंने अपने आंदोलन के जरिए देश की जो करप्ट सत्ता थी, जो भ्रष्ट सत्ता थी, उसकी चूल्हे हिला दी। सुनिए। तो क्रांति के तीसरे दिन नेपाल से जो लेटेस्ट तस्वीरें आ रही हैं, उससे आगे का इशारा कुछ कुछ मिलने लगा है। बिगड़े हालात में नेपाल की सेना ने आगे बढ़कर मोर्चा संभाल लिया है, राष्ट्रीय सुरक्षा की जिम्मेदारी अपने हाथों में ले ली है और सड़कों पर नेपाली सेना पूरी तरीके से उतरी हुई है। पूरे नेपाल में कर्फ्यू लागू है, सीमाएं सील कर दी गई। नेपाली सेना ने सीधी वार्निंग दी है कि किसी भी तरह की तोड़फोड़, लूट, आगजनी या हमला अब दंडनीय अपराध माना जाएगा और इसमें शामिल लोगों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। इन सब के बीच नेपाल के ये जो तीन चेहरे हैं वो खास तौर से चर्चा में हैं, जिनके बारे में कहा जा रहा है कि ये इस आंदोलन के अदृश्य चेहरे हैं या अदृश्य ताकत हैं, जिन्होंने कि इस पूरे आंदोलन को एक तरीके से धार दी है। तो सबसे पहले नंबर पर है 36 साल के सुदन गुरुङ, जिन्होंने वीडियो जारी करके नेपाल सरकार की पूरी कैबिनेट का इस्तीफा मांगा था और जिन्होंने पहली बार छात्रों को एक आंदोलन की कॉल दी थी और उनके अपील के बाद ही बड़ी संख्या में जो नौजवान हैं, जिनको जेनजी कहा जा रहा है, वो वहां इकट्ठा हुए और इस आंदोलन की शुरुआत हुई। दूसरे नंबर पर हैं काठमांडू के मेयर बालेन शाह, जिन्हें नेपाल की जेनजी आबादी अपना रोल मॉडल की तरह देखती है और अभी वो इस समय काठमांडू के मेयर भी। और तीसरे नंबर है नेपाल के पूर्व डिप्टी पीएम रवि लामिछाने, जो अक्टूबर 2024 से नेपाल की जेल में बंद थे और जिन्हें जेनजी क्रांति के दौरान जेल से छुड़ा लिया गया है। तो तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि लामिछाने के जेल से छूटने के बाद, या यूं कहें कि लामिछाने को जेल से छुड़ाने के बाद प्रदर्शनकारी कितने जोश से भरे हुए दिखाई दे रहे हैं। जेनजी क्रांति की स्क्रिप्ट लिखने के पीछे इन तीनों चेहरों ने कैसे बड़ी भूमिका निभाई है, जरा उसको समझने की कोशिश करते हैं। तो रवि लामिछाने नेपाल के सबसे युवा नेताओं में से एक गिने जाते हैं। पहले वो एक चर्चित टेलीविजन होस्ट थे, सीधा कुरा जनता संघ जैसे प्रोग्राम किया करते थे, जिसमें भ्रष्टाचार, सामाजिक अन्याय की बातों को बेबाकी से उजागर किया करते थे और यहीं से उन्हें जनता का साथ मिलना शुरू हुआ। सियासी भ्रष्टाचार से लड़ने के लिए रवि लामिछाने ने नेपाल की सियासत में कूदने का फैसला किया और 2022 में राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी बनाई, जिसे आरएसपी कहते हैं। फिर गांव-गांव घूमे और लाखों युवा इनसे जुड़ते चले गए इनके संगठन के साथ। 2022 में पहले ही चुनाव में इनकी पार्टी आरएसपी ने एक बड़ी जीत हासिल की और गठबंधन की सरकार में इन्हें डिप्टी पीएम और गृह मंत्री की जिम्मेदारी मिली। लेकिन नागरिकता विवाद में फंसकर इनको पद छोड़ना पड़ा और इसके बाद इन्हें कोऑपरेटिव स्कैम के आरोप में जेल भेज दिया गया। हालांकि नेपाल की जनता यह मानती है कि उन्हें इस मामले में, इस मुकदमे में जानबूझकर फंसाया गया, क्योंकि वो भ्रष्ट राजनीति के खिलाफ आवाज बुलंद कर रहे थे। तो बालेन शाह की कहानी आपको हमने कल भी बताई थी संक्षेप में कि कैसे उन्होंने सिविल इंजीनियर के रूप में करियर की शुरुआत की, उसके बाद रैपर बने और आखिरकार भ्रष्टाचार से लड़ने के लिए राजनीति में कदम रखा।
काठमांडू के मेयर बनकर उन्होंने युवाओं के बीच एक बहुत बड़ी लोकप्रियता हासिल की और उनकी जीवन शैली, उनका स्टाइल और जो उनका विचार है वो युवा पीढ़ी के लिए रोल मॉडल बन गया। टाइम मैगजीन और न्यूयॉर्क टाइम्स ने भी बालेन को कवर किया और उनके सोशल मीडिया पोस्ट अक्सर राष्ट्रीय बहस का मुद्दा बन जाते हैं और नेपाल में ट्रेंड करते रहते हैं। नेपाल की क्रांति में पर्दे के पीछे से बालेन शाह का भी एक बहुत बड़ा रोल रहा है, ऐसा माना जा रहा है। और इस आंदोलन के जो तीसरे नायक हैं सुदन गुरुंग, उनकी कहानी भी बालेन शाह जैसी ही। वो 2015 से पहले एक डीजे थे और नाइट क्लब OMG चलाते थे। 2015 में नेपाल में जब एक बड़ा भूकंप आया तो सुदन ने एक NGO बनाया जिसका नाम उन्होंने रखा हम ही नेपाल, और यानी कि हम ही नेपाल हैं। और हम ही नेपाल के जरिए उन्होंने राहत और बचाव का काम शुरू किया और फिर उनकी जो पहली ऑनलाइन अपील थी उस अपील को देखकर बड़ी संख्या में वॉलंटियर उनके साथ जुड़े और उसके बाद एक कारवां बढ़ता गया। और इस आंदोलन के ठीक पहले, यानी कि इंटरनेट और मीडिया पर जो सोशल मीडिया पर जो बैन लगा, उसके ऐलान के ठीक पहले गुरुंग ने एक अपने NGO के जरिए इस आंदोलन की एक नींव तैयार कर दी थी और इस आंदोलन की एक ऑनलाइन रणनीति तैयार कर दी थी। एक तरीके से सोशल मीडिया ऐप डिस्कॉर्ड के जरिए उन्होंने जेन ज़ी जो युवा हैं, जो नई पीढ़ी के नौजवान हैं, उनको क्रांति के लिए तैयार किया, उनको जोड़ा और एक तरीके से इस आंदोलन की जो शुरुआती कॉल थी या जो शुरुआती अपील थी वो सुदन गुरुंग के जरिए ही की गई थी और इसका बहुत बड़ा असर पड़ा जेन ज़ी युवाओं पर और बड़ी संख्या में वो इस आंदोलन में कूद पड़े। तो नेपाल की राजनीति फिलहाल इन तीनों चेहरों के इर्द गिर्द घूमती दिखाई दे रही है। माना जा रहा है कि नेपाल में जो नई सरकार बनेगी तो इन्हीं तीनों में से किसी को कार्यवाहक प्रधानमंत्री बनाया जा सकता है। वैसे नेपाल में हुई क्रांति को एक तबका अमेरिका में बैठे डीप स्टेट से जोड़कर देख रहा है और जिस पर ये आरोप लगते रहे हैं कि अमेरिकी डीप स्टेट ने श्रीलंका, पाकिस्तान और बांग्लादेश में तख्ता पलट करवाया। कहा जा रहा है या बहुत सारे लोग ये कयास लगा रहे हैं कि जो नेपाल में ये जो आंदोलन हुआ जेन ज़ी का, क्या इसके पीछे भी वही अमेरिकी डीप स्टेट तो काम नहीं कर रहा था। सवाल यही है कि नेपाली क्रांति की स्क्रिप्ट क्या डीप स्टेट ने लिखी थी? तो और ये जो सुदन गुरुंग, बालेन शाह और रवि लामेछाने जैसे जो नाम आ रहे हैं, क्या वो सिर्फ एक मुखौटा भर थे या एक चेहरा भर थे? इन सारे सवालों के जवाब देर सवेर सामने आएंगे, लेकिन इन सवालों के बीच नेपाल से आज आई जो दो तस्वीरें हैं वो उसको जरूर देखना चाहिए और ये जो दोनों तस्वीरें हैं वो कल से बिल्कुल उलट है। तो पहली तस्वीर को देखिए जिसमें कि आज सड़कों पर प्रदर्शनकारी नहीं दिख रहे हैं, जबकि कल सारी सड़कें नेपाल के सारे बड़े शहरों की सड़कें प्रदर्शनकारियों से पटी हुई। लेकिन आज तनाव भरा सन्नाटा दिख रहा है और सड़क पर निकलने वालों की आईडी चेक करती हुई नेपाली फौज दिखाई दे रही है। लोगों से अफवाहों पर ध्यान नहीं देने की हिदायत दी जा रही है और क्रांति की आड़ में आपराधिक गतिविधियों में शामिल लोगों की पहचान करने की अपील भी उनसे की जा रही है। तो ये आज की तस्वीर है नेपाल की सड़क पे। कोई इस तरीके से बड़े शहरों में इस तरीके से आज कोई बड़ा प्रदर्शन नहीं हुआ, कहीं कोई बड़ी हिंसा, आगजनी या इस तरह की कोई दूसरी तस्वीर सामने नहीं आई। और जो दूसरी तस्वीर नेपाल से आ रही है वो नेपाल के कांतिपुर की है, जहां नेपाली युवा सड़क पर उतरकर सफाई अभियान में जुटे हुए दिखाई दिए। कल के बवाल की निशानियां हटाई जा रही है, सड़कों को साफ किया जा रहा है। इस दूसरी तस्वीर में नेपाल क्रांति का एक बांग्लादेश कनेक्शन भी तलाशने की कोशिश हो रही है। डीप स्टेट की साजिश से इसे जोड़कर देखा जा रहा है। कहा जा रहा है कि बांग्लादेश में भी तख्ता पलट के बाद इसी तरीके से सड़कों से सबूत हटाए गए थे, इसी तरीके से सफाई अभियान चला था और नेपाल में भी उसी प्लानिंग के साथ वही सब किया जा रहा है, वही सब दोहराया जा रहा है। नेपाल में जिस तरह संसद और सुप्रीम कोर्ट को निशाना बनाया गया, उन्हें आग के हवाले कर दिया गया, उस पर भी सवाल उठाया जा रहा है। कहा जा रहा है कि नेताओं की निजी संपत्तियों पर गुस्सा या उसे तोड़फोड़ करना या उसमें आग लगा देना एक अलग बात है, लेकिन नेपाल के युवा अपनी ही सरकारी संपत्तियों को इतनी बेरहमी से कैसे जला सकते हैं? ये तो उन्हीं के खून पसीने की कमाई से बनी हुई इमारतें थी। नेपाल की संसद
इस पूरे आंदोलन में कैसे तहस नहस कर दी गई। नवभारत संवाददाता विनोद मिश्रा ने इस पर एक एक्सक्लूसिव रिपोर्ट तैयार की है, आपको देखना चाहिए। आग के हवाले पूरी बिल्डिंग को कैसे किया और देखिए तस्वीरें किस तरीके से आपको हर तरफ ये जो है कांच जो है बिखरा पड़ा है, ये बिल्डिंग को तोड़ा गया है और देखिए किस तरह से अंदर की तस्वीरें कितनी भयावह है। ये बड़ी बिल्डिंग पूरी काली हो चुकी है, जलकर खाक हो चुका आप कह सकते हैं। जिस तरह आप जहां भी देखेंगे, एक बार अपने कैमरा पर्सन कहें कि वो तस्वीरें आपको दिखा पाए शायद, ये बिल्कुल काली हो गई है पूरी दीवारें यहाँ की आग के से जलाई है। जो झूमर आप देखिए किस तरह से लगे हुए थे, ये सब कुछ किस तरह से तहस नहस किया गया है। ये कमरे अगर हम आपको लेके आए बिल्डिंग के अंदर तो आपको दिखा पाए हम कि देखिए कैसे जो है यहाँ के कमरे हैं वो सब कुछ जल चुके हैं, तहस नहस हो चुका है, सब कुछ एक तरह से बर्बाद हो चुका है। देखिए पूरी बिल्डिंग किस तरह से कोलैप्स हुई है, पूरी की पूरी छत कोलैप्स हो गई है और देखिए धुआं निकल रहा है अभी भी, कई हिस्सों में इसमें आग जल रही है। ये जो बिल्डिंग है पार्लियामेंट का सबसे खास हिस्सा होता है, हॉल जिसे आप कहते हैं, जहां पे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स बैठते हैं, यहाँ जो बड़े फैसले होते हैं। देखिए किस तरह की तस्वीरें इस हॉल की हैं, बहुत ही परेशान कर सकती है ये तस्वीरें, ये सोचने पे मजबूर कर सकती हैं कि किस तरह के हालात जो है यहाँ पर बने हुए हैं, किस तरह की कंडीशन यहाँ पर है। तो ये तो नेपाल के संसद की तस्वीरें थी जो कि कल तक एक बहुत ही शानदार इमारत हुआ करती थी। आज कैसे वो एक तरीके से एक ध्वस्त इमारत के तौर पे दिख रही है, कैसे वो मलबे के ढेर में तब्दील हो चुकी है, वो तस्वीरें आपको विनोद ने दिखाई। अब आपको दिखाते हैं नेपाल के सुप्रीम कोर्ट की भी तस्वीर, और देखिए कि कल और आज में, या यूं कहें कि आंदोलन के पहले और उसके बाद कैसे नजारा बदल गया है, एक बार वो भी देखिए। नेपाल में ना तो पार्लियामेंट बचा, ना राष्ट्रपति भवन बचा और ना ही यहाँ की जुडिशरी यानी सुप्रीम कोर्ट बचा। तस्वीरें हम इस सुप्रीम कोर्ट में है नेपाल की, आपको दिखाएं किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट को भी आग के हवाले किया गया, सब कुछ इसे भी जलाकर तहस नहस कर दिया गया। कैसे जो है ये फाइल्स को जो है यहाँ से निकाल रहे हैं सेफली, जो फाइलें बच गई हैं। कल की आग में बहुत सारी फाइलें जल भी गई थी, लेकिन आज बहुत कुछ सेफ है। तो वो अभी आप लोग जो फाइल बचा हुआ है उसको निकाल रहे हो? हाँ, कल फाइलें जली भी क्या? बहुत सारे जल गए हैं। ये दिखाते हैं आपको कैसे सब कुछ जो है वो यहाँ पे एक तरह से तहस नहस हुआ है, डिस्ट्रॉय हुआ है। और ये तमाम जो एडवोकेट्स हैं और वॉलंटियर्स हैं वो जो फाइलें हैं सेव उनको यहाँ से निकाल रहे हैं। एक लंबी चेन बनाई है, ह्यूमन चेन बनाई है इन लोगों ने, और सब कुछ निकालने की कोशिश हो रही है। तो क्रांति के नाम पर नेपाल में बड़े पैमाने पर सरकारी बिल्डिंगों को जिस तरीके से फूंक दिया गया, वो भी हैरान करने वाली है। भ्रष्ट सरकार और सिस्टम को उखाड़ फेंकने के नाम पर हुई इन वारदातों से नेपाल को बहुत तगड़ा नुकसान हुआ है। एक बार वीरगंज से रिपोर्ट देखिए। नेपाल में चारों तरफ हिंसा के बाद तबाही का मंजर है। आप देखिए किस तरह से जो गाड़ियां हैं उसे निशाना बनाया गया है। ये पूरा जो गाड़ियों का यार्ड है और यहाँ पर किस तरह से तमाम गाड़ियों को प्रदर्शनकारियों ने आग के हवाले किया और उसके बाद देखिए किस तरह से जलकर ये पूरी गाड़ियां खाक हो चुकी है। और ये तस्वीर जो सरकारी दफ्तर है नेपाल के अंदर, चाहे किसी भी शहर की बात करें, अभी मैं वीरगंज में हूं और ये वीरगंज के नगर पालिका का कार्यालय है। और यहाँ पर किस तरह से जो गाड़ियां इस ऑफिस के अंदर लगी हुई थी, नगर पालिका की गाड़ियां, वो उसको निशाना बनाया गया है। जो प्रदर्शनकारी थे वो यहाँ पर बड़ी संख्या में पहुंचे थे और उसके बाद यहाँ पर जो नजारा है वो देखिए, हिंसा के बाद जो तस्वीर है वो किस तरह की तस्वीर यहाँ पर निकल कर आई है। तमाम गाड़ियां जली हुई है, ऑफिसों को निशाना बनाया गया है। यहाँ पर देखिए नगर पालिका के मेयर का ये ऑफिस है, उस ऑफिस को आग के हवाले किया गया है। ऑफिस को पूरी तरह से जलाकर खाक कर दिया गया है। जो भी बिल्डिंग के अंदर सामान था, सभी सामान यहाँ पर आप देखिए बिखरे पड़े हैं। सभी अभी भी यहाँ जो धुआं है वो चारों तरफ है, धुएं का गुबार अभी भी दिख रहा है। यानी समझिए कि किस तरह से एक एक जगह को, एक एक सरकारी संस्थानों को, सरकारी चीजों को, संपत्तियों को निशाना बनाया गया है। वो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। ये मेयर का दफ्तर है। तो इन तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि नेपाल में जो सरकारी संपत्तियां हैं उसको किस हद तक नुकसान पहुंचाया गया है। अब सवाल ये उठ रहा है कि नेपाल में सरकार के खिलाफ जो युवाओं में गुस्सा था वो अचानक से कैसे भड़का, और इसमें चिनगारी का काम किसने किया? क्या इसके पीछे कोई सोची समझी साजिश थी, या अचानक से ये एक स्वतः स्फूर्त आंदोलन था जिसको किसी
एक चिंगारी ने भड़काया और वो देखते देखते एक बड़े जन आंदोलन में तब्दील हो गई। तो ये बताया जा रहा है कि असल में ओली सरकार के एक मंत्री हैं राम बहादुर मगर। ये जो पूरा आंदोलन है उनके हिट एंड रन केस से एक तरीके से वहां से हवा उठी, या यूं कहिए कि उस घटना ने एक चिंगारी का काम किया और एक बड़े जन आंदोलन को उसने पैदा कर दिया। कहा जा रहा है कि उनकी गाड़ी से राह चलती एक लड़की को टक्कर लग गई और मगर ने जो उनके जो मंत्री थे उन्होंने उस लड़की को वहीं एक तरीके से पड़ा छोड़कर और उनका जो कारकेड था, उनके कारों का काफिला वो आगे बढ़ता चला गया जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं। ये वीडियो बहुत पूरे नेपाल में बहुत वायरल हुआ और इसको लेकर सरकार की बहुत आलोचना हुई। लेकिन जनता तब और ज्यादा हैरान हो गई, या यूं कहें कि उनका गुस्सा और तब ज्यादा बढ़ गया जब यह सवाल प्रधानमंत्री ओली से किया गया और ओली ने इसे एक मामूली घटना, एक सामान्य घटना बताकर इससे पल्ला झाड़ दिया। इसी के बाद ओली सरकार के खिलाफ माहौल बनना शुरू हो गया। और ये जो वीडियो आपको दिखा रहा हूं इस समय में, ये जरा गौर से देखिए इस वीडियो को और ओली सरकार की प्रतिक्रिया को, दोनों को जोड़कर इसे नेपाल में वायरल किया जाने लगा और एक तरीके से मैसेज देने की कोशिश की गई इसके जरिए कि ओली सरकार के लिए नेपाल की जनता की कीमत भेड़ बकरी से ज्यादा नहीं, और जो ओली सरकार है वो नेपाल की जनता की कितनी परवाह करते हैं वो इस वीडियो के जरिए समझा जा सकता है। और ये बात एक तरीके से इसने आग में घी का काम किया, क्योंकि ओली सरकार को लेकर वहां के लोगों के बीच पहले ही बहुत तरह की गुस्से की भावना थी और ये जो घटना है ये एक तरीके से उसने आग में घी का काम किया। तो जेन ज़ी क्रांति ने नेपाल में एक तरीके से बड़ा उलटफेर तो कर दिया है, लेकिन इस दौरान जिस तरह नेपाल की जेलों को निशाना बनाया गया, वहां बंद कैदियों और अपराधियों को छुड़ाने की कोशिश हुई वो भी कम चौंकाने वाला नहीं है। इसे भी नेपाल को अस्थिर करने की साजिश से जोड़कर देखा जा रहा है। आप सोचिए कि एक ही दिन में नेपाल की 18 जिलों की जेलों को तोड़ा गया और 7,500 कैदियों को वहां से रिहा करा दिया गया। नेपाल की सेना के मोर्चा संभालने के बाद जाकर यह सिलसिला रुका, जब नेपाल के वीरगंज में जेल से भाग रहे कैदियों पर नेपाल सेना को गोलियां चलानी पड़ी। उसके बाद जाकर जेल ब्रेक का यह सिलसिला बंद हुआ। नेपाल में हालात पर काबू पाने के लिए नेपाल आर्मी चीफ जनरल अशोक राज सिंहदेल खुद मौके पर आए और उन्होंने जेन ज़ी आंदोलन के प्रतिनिधियों को आर्मी हेडक्वार्टर बुलाकर उनकी मांगों को सुना और क्रांति के दौरान लूटे गए हथियारों को वापस लौटाने को कहा। इस संवाद के जरिए समाधान खोजने की कोशिश की गई और उन्होंने वीडियो संदेश के जरिए नेपाल की जनता से एक शांति की अपील भी की है। नेपाल आर्मी चीफ जनरल अशोक राज सिंहदेल के वीडियो संदेश में जो आप देख रहे हैं इस समय, इस वीडियो को जरा गौर से देखिए। इसमें जो उनके बैकड्रॉप में जो दीवार है, उस दीवार पर नेपाल के पहले राजा पृथ्वी नारायण शाह की तस्वीर लगी हुई और इस तस्वीर को भी एक बड़े इशारे के तौर पर देखा जा रहा है, एक सिग्नल के तौर पर देखा जा रहा है। इसके जरिए ये मैसेज साफ एक तरीके से देने की कोशिश की गई है कि नेपाली सेनाएं मानती है कि नेपाल को अराजकता से उबारने में राजशाही की मदद भी जरूरी है, राजशाही की बड़ी भूमिका जरूरी है। ये नेपाल में क्रांति करने वाली जेन ज़ी पीढ़ी के लिए भी एक मैसेज है, लेकिन तस्वीर अभी पूरी तरीके से साफ नहीं है। देखना यह है कि नेपाली सेना क्रांति के इस मोड़ से खींचकर नेपाल को किस दिशा में आगे ले जाती है और जो नेपाल में नया लीडरशिप उभर कर सामने आता है वो नेपाल को क्या नया रास्ता दे पाता है। तो क्लियर कट में अब आपको बताते हैं कि नेपाल में क्रांति की फोटो दिखाकर हिंदुस्तान में कौन क्रांतिवीर बनने की कोशिश कर रहा है और इसका मतलब क्या है। तो हमारे पड़ोसी मुल्क नेपाल में आग लगी है और अपने देश के कुछ विपक्षी नेताओं को इसी में चांस दिख रहा है। ये वही विपक्षी नेता हैं जो लोकतंत्र की तख्तियां सीने पर लगाकर घूमते रहते हैं। यही विपक्षी नेता हर मंच से संविधान लहराते हैं और यही लोग आज नेपाल में लोकतंत्र
की जो के जलते स्तंभ हैं उनकी तस्वीरों को दिखाकर पीएम मोदी को डराने के मिशन में जुटे हुए। और इस मुहिम में ये भूल चुके हैं कि पीएम मोदी लोकतंत्र की अग्नि परीक्षा से गुजरकर ही सत्ता के शिखर पर पहुंचे। ऐसे में विपक्ष की ये मुहिम लगातार 11 साल से सत्ता से बाहर रहने की खींच है, या फिर हिंसक आंदोलनों के रथ पर सवार होकर वो सत्ता हथियाना चाहते हैं, या फिर ये वाकई में विपक्ष की बारंबार हार से उपजी हताशा की ऐसी पराकाष्ठा है जो सत्ता के लोभ में डराने, धमकाने और भारत के लोकतंत्र को झूठा साबित करने के तक पहुंच चुकी है। आज एक बार ऐसे विपक्षी नेताओं की लिस्ट देखिए और फिर उनकी बातों पर गौर फरमाइए। लगता है कि एक पूरा सिंडिकेट सत्ता के लिए भारत में नेपाल वाला प्रयोग करने का सपना देख रहा है। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद हैं संजय सिंह, वो कह रहे हैं कि नेपाल से हमारे देश के आकाओं को सबक लेना चाहिए। जाहिर तौर पर उनका जो इशारा है वो पीएम मोदी की तरफ। कांग्रेस के नेता उदित राज हैं, वो कह रहे हैं कि नेपाल की वो तस्वीरें दिखाकर वो कह रहे हैं कि ऐसा भारत में भी होना चाहिए। इसी तरीके से नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता हैं बशीर अहमद, वो कह रहे हैं कि नेपाल से सबक सीखना चाहिए कि ये किसी भी मुल्क में हो सकता है। और सबसे आगे तो शिवसेना उद्धव गुट के संजय राउत हैं, वो 2 कदम आगे बढ़कर ये लिख रहे हैं कि यह हादसा किसी भी देश में हो सकता है, सावधान रहिए। विपक्षी नेताओं के इन बयानों को देखकर, सुनकर ऐसा लगता है कि ये अलग ही मुगालते में जी रहे हैं। नेपाल की अराजकता और हिंसा से प्रेरित होकर हिंदुस्तान में उसके दोहराए जाने की उम्मीद करना एक तो विपक्ष की हताशा की पराकाष्ठा तो दिखाता ही है, ये दूसरे अगर देखें तो ये नेपाल के छात्र आंदोलन से निकले मैसेज को सही तरीके से नहीं पढ़ पाने का परिणाम भी दिखता है। नेपाल में जेनजी आंदोलन किन कारणों से उपजा, अगर इस बात को गौर से देखते तो इन विपक्षी नेताओं की बोलती आज बंद हो जाती। और कैसे, ये मैं आपको आगे बताता हूं। तो नेपाल के युवा जिन चीजों के खिलाफ सड़क पर उतरे उनमें सबसे बड़ा कारण था नेपोटिज्म, यानी परिवारवाद और भाई भतीजावाद। #नेपो किड, #नेपो बेबीज और #नेपाल पॉलिटिशियन नेपो बेबीज वहां पिछले कई महीनों से लगातार वायरल ट्रेंड में बने हुए थे। नेपाल के गरीब बेरोजगार युवा इस बात पर हैरानी और गुस्से में थे कि कैसे देश की पूरी सत्ता कुछ परिवारों के हाथ में गिरवी रखी हुई है, कैसे उनके बच्चे अल्ट्रा लग्जरी लाइफ जी रहे हैं और दूसरी तरफ लाखों बेरोजगार नौजवान दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। जरा सोचिए कि हिंदुस्तान में नौजवान अगर पॉलिटिक्स में इस तरह के परिवारवाद के खिलाफ सड़क पर उतर जाएं तो किस किस को भागना पड़ेगा, कौन कौन रह पाएगा यहां? तब क्या संजय राउत परिवारवाद के खिलाफ बोल पाएंगे? क्या वो अपने नेता उद्धव ठाकरे का विरोध करेंगे या आदित्य ठाकरे का विरोध कर पाएंगे? सभी तो एक ही परिवार से हैं। और शिवसेना ही क्यों, विपक्ष की कमोबेश सारी पार्टियों का यही हाल है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के बशीर अहमद नेपोटिज्म पर बोलेंगे क्या? एक लाइन नहीं बोल सकते, क्योंकि तब उन्हें अपने ही नेता उमर अब्दुल्ला के खिलाफ भी बोलना पड़ेगा, क्योंकि वो फारूक अब्दुल्ला के बेटे हैं और फारूक शेख अब्दुल्ला के बेटे हैं। जिस पार्टी को 3 पीढ़ियों से एक ही परिवार चलाता आ रहा है, वो क्या नेपोटिज्म के खिलाफ बोलेगा? इसी तरीके से कांग्रेस के उदित राज को भी सुन लीजिए, उनको भी हिंदुस्तान में नेपो किड के खिलाफ आंदोलन चाहिए। भाई, जिस पार्टी में आज तक सिर्फ एक ही पार्टी का राज रहा हो, वो भी परिवारवाद के खिलाफ आंदोलन की आस लगाए बैठा है। हद है भाई, ये किस मुगालते में नेपाल के परिवारवाद विरोधी आंदोलन को भारत में दोहराने का ख्वाब पाले बैठे हैं, बिल्कुल समझ से परे। विपक्ष तख्ता पलट को भी लोकतंत्र की चाशनी में डुबोकर ऐसे पेश कर रहा है जैसे उत्पात, हंगामा, हिंसा, ये अनार्की, ये सब नया लोकतांत्रिक ट्रेंड है। एक ऐसा ट्रेंड जो किसी भी वक्त भारत में दस्तक दे सकता है, और जब वो आएगा तो विपक्ष उसकी मेजबानी के लिए तैयार बैठा। विपक्ष के नेता आंदोलन के जरिए सत्ता से पीएम मोदी को हटाने का सपना देख रहे हैं, जबकि हकीकत यह है कि पीएम मोदी का ही गवर्नेंस मॉडल है जिसे आज खुद नेपाल के क्रांतिकारी युवा भी मांग रहे हैं। आपने विपक्ष की बातें तो देखी सुनी, एक बार इन नेपाल क्रांतिकारियों को भी सुनिए, नेपाल के जो लोग हैं, और फिर आगे आपको बताएंगे कि क्रांति और आंदोलन के नाम पर हिंदुस्तान की शासन व्यवस्था को डराना एक बचकानी बात है। और आपको यह भी बताएंगे कि आंदोलनों और क्रांति के जरिए राष्ट्र का काया पलट करने का मिशन किन किन मुल्कों में कैसे कैसे दम तोड़ रहा है।
है ना, मोदी है ना, मोदी जैसा यहाँ पे सरकार चाहिए। अब बालन आ जाएगा तो अब यहाँ पे सही हो जाएगा। आपको लगता है कि बालन ठीक कर देंगे सब कुछ? सब कुछ ठीक कर देंगे। मोदी जैसा सरकार होता ना, ये नेपाल यहाँ नहीं रहता। यहाँ पे ये नेपाल सबसे आगे रहता है, विश्व का सबसे आगे रहता है। तो नेपाली क्रांतिकारी मोदी के गीत गा रहे हैं और अपने देश में मोदी विरोध में जो नेता क्रांतिवीर बनने की फिराक में हैं, वो सोच रहे हैं कि काश नेपाल जैसा भारत में भी हो जाए तो सत्ता मिल जाए उन्हें। लेकिन जिन देशों में इस तरह के आंदोलनों के जरिए सत्ता परिवर्तन हुआ, क्या वो वाकई लोगों को एक बेहतर विकल्प, एक बेहतर सरकार दे पाए? एक नजर यह भी देखना चाहिए, आग लगाने के लिए एक तीली की जरूरत होती, लेकिन बुझाने में पूरा गांव खप जाता है, उसके बाद भी कई बार आग नहीं बुझती। अभी हाल ही में बांग्लादेश में ऐसे ही आंदोलन से तख्ता पलट हो गया। बांग्लादेश में सत्ता परिवर्तन की लड़ाई आरक्षण के खिलाफ आंदोलन के जरिए शुरू हुई थी, लेकिन देखते देखते पूरा बांग्लादेश इसकी आग में जलने लगा। 16 जुलाई से 5 अगस्त के बीच आंदोलन के दौरान भयानक हिंसा हुई। 1400 से ज्यादा लोग मारे गए, हजारों लोग घायल हुए और अंततः शेख हसीना की सरकार गिरी। उन्होंने इस्तीफा देकर भारत में शरण ली, लेकिन जैसे ही शेख हसीना हटी, उसके बाद पता चला कि आंदोलन की सीढ़ी पकड़कर इस्लामिक कट्टरपंथी देश की सत्ता पे काबिज हो चुके। जमाते इस्लामी, हिफाजते इस्लाम, हिजबुल तहरीर, इस तरह के कट्टरपंथी और एक तरीके से जिहादी गुटों ने बांग्लादेश को अपनी मुट्ठी में जकड़ लिया है। और जो मुल्क शेख हसीना के दौर में टेक्सटाइल हब के तौर पर आगे बढ़ रहा था, जिसका पर कैपिटा इनकम एक टाइम कहा जा रहा था कि हिंदुस्तान से भी आगे जा रहा है, जहां इंटरनेशनल ब्रांडेड कंपनियों के जूते चप्पल से लेकर डिजाइनर कपड़े तक बनते थे, वो बांग्लादेश देखते ही देखते एक कट्टर जिहादी और इस्लामिक देश बनने लग गया। लोकतंत्र तो कब का काफूर हो गया। आज बांग्लादेश अल्पसंख्यक हिंदुओं के लिए जहन्नुम बना हुआ। एक और पड़ोसी देश श्रीलंका को देखिए। साल 2022 में भयानक आर्थिक संकट, भ्रष्टाचार और शासन की नाकामी के खिलाफ एक बड़ा जन आंदोलन खड़ा हुआ। कोलंबो और दूसरे शहरों में जनता सड़कों पर उतर आई। छात्र, मजदूर, मध्यम वर्ग सबने गोटा गो होम के नारे लगाए। हजारों लोगों ने राष्ट्रपति भवन पर धावा बोल दिया। गोटाबाया राजपक्षे राष्ट्रपति भवन से उनको भागना पड़ा और फिर देश से भी भागना पड़ा। नई सरकार बनी, लेकिन उसके बाद से श्रीलंका की हालत बदली क्या? तो जवाब है कि नहीं बदली। विदेशी कर्ज अभी भी 56 से 60 अरब डॉलर के आसपास है, जो कि जीडीपी का 120% है, और गरीबी दर 25% से ज्यादा। और हालात इसलिए नहीं बदले क्योंकि संस्थागत भ्रष्टाचार अभी खत्म नहीं हुआ है। और अब तो श्रीलंका की जनता को भी मोह भंग हो चुका है। लोग थक चुके हैं क्योंकि उन्हें नेतृत्व में कोई नया विकल्प ही नहीं दिखता। यानी आंदोलनों ने संकट का हल नहीं किया, सिर्फ सरकार बदली। श्रीलंका की क्रांति भविष्य के आंदोलनों के लिए एक सबक है कि सिर्फ विरोध काफी नहीं है, सुधार की एक ठोस योजना भी जरूरी है। तभी कोई क्रांति, तभी कोई आंदोलन सफल हो पाता है। और आपको याद हो तो मिडिल ईस्ट में भी ट्यूनीसिया से लेकर मिस्र तक और लीबिया से लेकर यमन तक कई जन क्रांतियां हुई। उनमें से एक भी क्रांति वो हासिल नहीं कर पाई जिसके लिए वो घरों से निकले थे। क्रांति की ये आग एक वक्त सीरिया में भी भड़की। साल 2011 में असद सरकार के खिलाफ जनता सड़क पर उतर आई। बशर अल असद की सरकार ने शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों पर गोली चलवा दी। इससे प्रदर्शन की आग और भड़क गई और पूरा देश आंदोलन की चपेट में आ गया। उसके बाद क्या क्या नहीं हुआ। दमनकारी सत्ता से आजादी की लड़ाई में धीरे से आतंकी घुस आए। आईएसआईएस से लेकर फ्री सीरियन आर्मी सबने मारकाट मचाई और आज सीरिया पूरी तरीके से बर्बाद हो चुका है। असद रूस भाग चुके हैं, लेकिन हालात बद से बदतर हुए जा रहे हैं। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि विपक्ष के जो नेता नेपाल की क्रांति देखकर भारत में उसे दोहराने का सपना देख रहे हैं, वो सिर्फ सत्ता की लालसा में मर्यादा लांघने का काम कर रहे हैं। और उन्हें भारत के लोकतंत्र की उस ताकत का जरा भी अंदाजा नहीं है जो न जाने कितनी क्रांतियों को पचा जाने और उन्हें नया आकार देने का दम रखता है। भारत का इतिहास भी कोई कम आंदोलनों से भरा हुआ नहीं है, लेकिन हिंदुस्तान में लोकतंत्र की जड़ें इतनी गहरी हैं कि कई बार आंदोलन उसमें समाहित हो जाते हैं
और लोकतंत्र के वट वृक्ष की एक नई शाख बनकर रह जाते। और ऐसा नहीं है कि इन आंदोलनों से बदलाव नहीं आया, लेकिन उन बदलावों ने लोकतंत्र को कमजोर नहीं किया, मजबूत ही किया है। क्योंकि भारत की भूमि पर जितनी क्रांतियां जन्मी, जितने जन आंदोलन खड़े हुए, वो मूलतः लोकतंत्र विरोधी नहीं थे। उनका बुनियादी उसूल एक था, सत्ता परिवर्तन हो या व्यवस्था परिवर्तन, हमें इस लोकतंत्र को ही मजबूत करना है। और भारतीय लोकतंत्र की गहराई देखिए, इसका लचीलापन देखिए कि कोई भी आंदोलन भारत को अस्थिर नहीं कर पाया, बल्कि हर आंदोलन देश को बेहतर बनाने की दिशा में सुधारों के लिए एक प्रेरणा बनकर निकली। और हमारे देश की संवैधानिक संस्थाओं की स्थिरता का इससे बेहतर कोई प्रमाण हो नहीं सकता। इसी मिट्टी पर जेपी आंदोलन हुआ, जिसे संपूर्ण क्रांति का आंदोलन कहा गया। जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में भ्रष्टाचार, बेरोजगारी और महंगाई के खिलाफ जनता ने हुंकार भरी, जिसके बाद आपातकाल तक लगा। लेकिन फिर जब चुनाव हुए तो 1977 में पहली बार सत्ता परिवर्तन हुआ, पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार आई, लेकिन लोकतंत्र बना रहा। हाल ही में किसान आंदोलन के दौरान भी हमने इसी तरीके से लोकतंत्र की ताकत देखी। किसानों ने कृषि कानून के खिलाफ मोर्चा खोला तो आखिरकार मोदी सरकार ने किसानों की मांग का सम्मान किया। लेकिन इस आंदोलन को अराजकता में बदल देने का कोई षड्यंत्र कामयाब नहीं हो पाया। सीएए के खिलाफ भी हमने आंदोलन देखा, लेकिन उसका क्या असर हुआ वो भी हमने देखा। जिन्होंने इसकी आड़ में दंगे भड़काए वो जेल की काल कोठरियों में कैद हैं। और इस देश का विस्तार, इसकी विविधता और लोकतंत्र में इस देश के लोगों का अटूट विश्वास किसी भी तरह के अराजक और विध्वंसकारी आंदोलन के खिलाफ एक सेफ्टी वॉल्व की तरह है, जो कभी फेल नहीं हो सकता, आज तक कभी फेल नहीं हुआ। और रही बात विपक्ष के मुगालते की, तो कई बातों को लेकर हमेशा से रही है, उसका क्या है। और इसीलिए मैं बार बार कहता हूं कि हिंदुस्तान में आंदोलनों की कमी कभी नहीं रही। बहुत सारे आंदोलन हुए, दिल्ली में भी एक आंदोलन हुआ था, अन्ना का आंदोलन, लेकिन उस आंदोलन का दायरा भी दिल्ली से बाहर नहीं बढ़ पाया। वो भी एक स्टेट में सत्ता परिवर्तन के बाद एब्जॉर्ब हो गया, इसी में समाहित होकर रह गया, एक छोटे से स्टेट। बहुत सारे और भी आंदोलन हुए हैं, लेकिन आंदोलन कोई बुरी बात नहीं है। नेपाल में आज जो आंदोलन हुआ है, छात्रों ने जिस तरह की क्रांति और जिस तरह के आंदोलन के जरिए वहां एक तरीके से सत्ता से ओली सरकार को हटाया है, इसमें कोई दो मत नहीं है कि यहां से ये बात तय हो गई कि नेपाल में जिस तरीके से चीजें पहले चल रही थी अब नहीं चलेंगी। लेकिन यह बड़ा सवाल अपने आप में बना हुआ है कि इसके बाद जो सरकारें बनेगी, इसके बाद जो सत्ता का विकल्प उभरेगा, क्या वो जन आकांक्षाओं के अनुरूप, क्या वो नौजवानों की आकांक्षाओं के अनुरूप काम करेगा। क्योंकि दुनिया में ज्यादातर जो बड़े आंदोलन हैं, जो ज्यादातर जो इस तरह के जन आंदोलन हैं, उनको बाद में कुछ अवसरवादी लोगों ने हाईजैक कर लिया और उसे चंद लोगों ने उसको अपने हित में, अपने फायदे में भुना लिया और जनता ठगी की ठगी रह जाती। आंदोलन करना, आंदोलन खड़ा करना कई बार बहुत बड़ी बात नहीं होती। एक चिंगारी से बहुत बड़ी ज्वाला बन जाती है, बहुत बड़ी आग भड़क जाती है। और जिसको मालूम है, जिन्होंने देखा है संपूर्ण क्रांति का आंदोलन, जेपी का आंदोलन, वो जानते हैं कि कैसे कुछ छात्रों के मेस में कुछ पैसे बढ़ाने को लेकर एक विरोध छात्रों के विरोध के तौर पे शुरू हुआ और कैसे पूरे देश में एक बड़े आंदोलन में तब्दील हो गया। लेकिन उससे भी निकले हुए लोगों ने बाद में क्या क्या किया, यह भी पूरी दुनिया ने देखा। तो नेपाल क्रांति से जुड़ी एक और बड़ी खबर इस समय आज सामने आ रही है कि ऑनलाइन मीटिंग में 7,800 से ज्यादा लोग जुड़े और 2 घंटे तक एक चर्चा हुई है और जिसमें कि कई प्रस्ताव पास किए गए हैं। संसद भंग करके सुशीला कार्की या बालेन शाह को पीएम बनाने की मांग की जा रही है। और ये आप समझिए कि यहां सुशीला कार्की नेपाल की पहली मुख्यमंत्री रही हैं और उनको कहा जा रहा है कि इनको, माफ करिएगा, पहली मुख्य न्यायाधीश रही हैं और कहा जा रहा है कि सुशीला कार्की या बालेन शाह को प्रधानमंत्री बनाया जाए।
और नरसंहार का आदेश देने वाले तत्कालीन प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और अधिकारियों की गिरफ्तारी की जाए। 6 महीने में नया चुनाव और भ्रष्ट नेताओं की संपत्ति की जांच हो और 2 महीने में नया संविधान, हिंदू राष्ट्र, प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख और 2 कार्यकाल से ज्यादा पीएम बनने पर रोक लगाई जाए और प्रांत खत्म कर सिर्फ केंद्र व स्थानीय स्तर की व्यवस्था हो। यानी कि अभी जो नेपाल में 7 राज्य हैं, वो कह रहे हैं कि राज्य नहीं हो बल्कि सिर्फ सत्ता दो स्तरीय हो, एक केंद्र की सत्ता हो और उसके बाद जो स्थानीय सरकार होती है वो होनी चाहिए। और उसके अलावा क्या क्या मांग हुई, क्या क्या मांगे रखी गई है और किन किन बिंदुओं पर चर्चा हुई है वो हमने आपको बताया। तो नेपाल में अगले कुछ दिन बहुत महत्वपूर्ण हैं। यहां से ये आंदोलन किस करवट बैठता है, यहां से क्या रास्ता अख्तियार करता है, इस पर पूरी दुनिया की नजर बनी हुई है। हम भी आपको हर अपडेट से वाकिफ कराते रहेंगे, लेकिन आज क्लियर कट में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। ब्रेक के उस पार देखिए प्रतिशोध, दिनेश गौतम के साथ।